गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी फिजिक्स के वीडियोस गेन करने के लिए हमारे चैनल उमेश सर फिजिक्स क्लासेस से जुड़ें, फॉरवर्ड करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज मेरे द्वारा आपको प्रकाश का प्रकीर्णन, रमन प्रभाव, रेनबो, सूर्य के प्रकाश से संबंधित जो कुछ प्राकृतिक घटनाएं हैं इन्हीं की चर्चा आपसे की जाएगी। तो मेरा पहला टॉपिक प्रकाश का प्रकीर्णन है। प्रकाश का प्रकीर्णन। स्कैटरिंग। प्रकीर्णन क्या है? आप सभी लोग जानते हैं प्रकीर्णन का साधारण भाषा में अर्थ है बिखराव, किसी को बिखेरना। जैसे बीजों का बिखराव, बीजों का प्रकीर्णन। ऐसे ही प्रकाश प्रकीर्णन का अर्थ है प्रकाश का बिखराव। तो बीजों का प्रकीर्णन कौन करता है? माध्यम, मनुष्य, पशु कुछ भी कर सकते हैं, हवा, ऐसे तमाम चीजें बीजों का प्रकीर्णन कर सकती हैं। तो ऐसे प्रकाश का बिखराव कौन करेगा? प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरेगा दैट इज वायुमंडल से। तो आप इस बात को जानें कि जब कोई श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश किससे गुजरता है? पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरता है। यानी सूर्य का प्रकाश किससे गुजरता है? पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरता है। तो वायुमंडल में कौन मौजूद है? वायुमंडल में सूक्ष्म कण मौजूद हैं। किसके सूक्ष्म कण? किसके हैं? वायु के, धूल के, जलवाष्प के। ये सब सूक्ष्म कण क्या है? विभिन्न गैसों के मौजूद हैं। ये क्या करते हैं? ये आने वाले प्रकाश को एब्जॉर्ब करके यानी ग्रहण करके उसे विभिन्न दिशाओं में क्या कर देते हैं? फॉरवर्ड कर देते हैं। थोड़ा सा उच्च क्लास के लेवल का है, समझिएगा। मान लीजिए कि ये रे ऑफ लाइट आपके पास आ रही है, जो माध्यम के पार्टिकल क्या करेंगे? इस रे ऑफ लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में क्या कर देंगे? फैला देंगे। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या हुआ? जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरता है, पृथ्वी तक आने के लिए पृथ्वी के वायुमंडल को पार करना पड़ेगा। तो क्या होता है? वायुमंडल से गुजरने पर वायुमंडल के जो मौजूद सूक्ष्म कण हैं वो उसको क्या कर देते हैं? विखेर देते हैं। क्या कर देते हैं? विखेर देते हैं, फैला देते हैं। विभिन्न दिशाओं में क्या कर दिए जाते हैं? फैला दिए जाते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। अर्थात वायुमंडल के कणों द्वारा प्रकाश को फैलाने की प्रक्रिया जो है, घटना जो है, उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। थोड़ा यहाँ पर बताना जरूरी है, वायुमंडल है इसीलिए क्या हो रहा है? प्रकीर्णन हो रहा है। यदि वायुमंडल ना होता तो प्रकीर्णन ना होता। आइए अब बात करते हैं कि जो प्रकीर्णन है, ये प्रकीर्णन की मात्रा जो होती है, प्रकीर्णन की मात्रा जो होती है वो निर्भर करती है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर। यानी जिसकी तरंग दैर्ध्य कम वो ज्यादा बिखरेगा और जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा वो कम बिखरेगा। ये रैले का नियम है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर आया है, रैले का प्रकीर्णन नियम। तो रैले का प्रकीर्णन नियम प्रकीर्णन की मात्रा या निर्गत प्रकाश की तीव्रता 1/λ/4 के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात जिस प्रकाश के रंग की तरंग दैर्ध्य, जिस रंग की तरंग दैर्ध्य कम होगी उसके बिखरने की प्रक्रिया क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इससे क्या स्पष्ट है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब सूर्य के प्रकाश में कितने कलर हैं? आप जानते हैं 7 कलर। सबसे अधिक वेवलेंथ किसकी है? रेड की। देखिएगा ये वेवलेंथ बढ़ता है 4000 से 7800। तो सबसे अधिक वेवलेंथ किसकी है? रेड की। इसका मतलब जिसकी वेवलेंथ ज्यादा वो कम बिखरेगा, अर्थात रेड कलर क्या होगा? कम बिखरेगा। तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? सबसे कम वेवलेंथ बैगनी की है, इंडिगो की है, ब्लू की है। अब बात यह है कि सूर्य का प्रकाश जब आता है
बिखरता है। प्रकीर्णन के कारण ही हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। कारण है कि सूर्य के प्रकाश में अधिकांश मात्रा किसकी होती है? नीले प्रकाश की मात्रा ज्यादा होती है। नीले प्रकाश की मात्रा बैगनी की तुलना में ज्यादा होती है। नियम से बैगनी का बिखराव ज्यादा होगा, लेकिन प्रकाश की मात्रा क्या होती है? नीले प्रकाश की ज्यादा होती है। नीला प्रकाश हमारी आंखों के लिए सुग्राही होता है, इसलिए नीले प्रकाश की स्कैटरिंग ज्यादा, नीले प्रकाश का बिखराव ज्यादा होता है। नीले प्रकाश का प्रकीर्णन, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन बाकी रंगों की तुलना में अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। क्यों? नीले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कम है। आप जरूर जानेंगे बैगनी की और भी कम है, लेकिन सूर्य के प्रकाश में बैगनी प्रकाश की मात्रा उतनी अधिक नहीं होती है। इसीलिए हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ध्यान देना जरूरी है। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत अच्छा प्रश्न है, आया है कई बार परीक्षाओं में, प्रतियोगी में भी, आपके एग्जाम में भी, कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है किस घटना के कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि प्रकीर्णन की मात्रा लैम्डा के फोर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब बड़ी बात है कि अभी यदि ये जो प्रकीर्णन की मात्रा है डिपेंड करती है कण के आकार पर। ध्यान दीजिएगा, यदि कण का आकार प्लीज ध्यान दीजिएगा, कण का आकार, अब आकार मान लो साइज उसकी ए है, कि ए का मान लैम्डा की तुलना में बहुत बड़ा है। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा वर्क आ रहा है। कण का आकार प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत अधिक है, तो प्रकीर्णन बहुत कम या नहीं होगा। प्रकीर्णन नहीं होगा। और यदि कण का आकार प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से छोटी या बराबर है लगभग, तो प्रकीर्णन होगा। तो ध्यान दीजिएगा, वर्षा के बादल, प्लीज, वर्षा के बादल श्वेत दिखाई देते हैं। वर्षा के बादल श्वेत दिखाई देते हैं। ये श्वेत क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि ये बादल सूर्य के प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं कर पाते हैं। बादल में क्या बनेगा? जल की बूंदें छोटी छोटी, इनका आकार तरंगदैर्घ्य की तुलना में बड़ा होगा, इसलिए वर्षा के बादल हमें श्वेत दिखाई देते हैं। यानी वर्षा के बादल श्वेत दिखाई देते हैं क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन वहां पर नहीं हो पाता है। तो प्लीज एक और भी प्रश्न आपके पास है कि यदि वायुमंडल के ऊपर यानी कुछ ऊंचाई पर कोई जेट विमान उड़ रहा हो, वहां से अंतरिक्ष को देखें तो उसका रंग क्या दिखाई देगा? उसका रंग नीला नहीं काला दिखाई देगा। क्यों? माध्यम नहीं होगा तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। अब आकाश का रंग नीला नहीं दिखाई देगा। अर्थात क्या है? वायुमंडल के ऊपर या किसी जेट विमान से या कुछ ऊंचाई से ऊपर देखने पर वायुमंडल या आकाश का रंग काला दिखाई देता है। ये भी कई बार पूछा गया है, क्योंकि ऊपर वायुमंडल न होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता। प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता। अब आपके पास प्रकीर्णन जान गए कि सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल में मौजूद सूक्ष्म कणों द्वारा क्या किया जाता है? उसको विभिन्न दिशाओं में बिखेर दिया जाता है। इसी को प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन की मात्रा आपतित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, रैले का नियम है। आइए प्रकीर्णन से संबंधित कुछ और भी चीजें आपके पास है। आकाश का रंग नीला दिखाई देना, इसका कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। आपने देखा अभी कि वर्षा के श्वेत बादल होते हैं क्योंकि प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। अब आपके पास जो अगला टॉपिक आ रहा है, ये देखिएगा, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, रक्ताभ या कहिए लाल दिखाई देता है। ये देखिएगा, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य क्या होता है? लाल दिखाई देता है। इसका भी कारण क्या है? प्रकीर्णन। क्या है? प्रकीर्णन। अब आप कहेंगे क्यों? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, यह अर्थ है सूर्य क्या होता है? क्षितिज के थोड़ा नीचे होता है, तो इन किरणों को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। तो ध्यान दीजिएगा, आप अभी पढ़े कि जिनकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा
उनका प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा। प्रकीर्णन क्या होगा, कम। तो तरंग दैर्घ्य किसकी ज्यादा होती है, लाल रंग की, तो इनका प्रकीर्णन क्या होगा, कम। इसीलिए जब सूर्योदय और सूर्यास्त के समय होता है तो सातों रंग हमें नहीं दिखाई पड़ते हैं, लाल रंग ही दिखाई देता है, क्योंकि इस समय सूर्य के से आने वाले प्रकाश को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है और अधिक दूरी तय करने में लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसीलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमें क्या दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। अगला प्रश्न भी आपके पास है, भी जान लीजिए कि खतरे के लिए आप किस रंग का प्रयोग करते हैं। खतरे के संकेत के लिए आप लाल रंग का प्रयोग करते हैं। अब बताइए, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य ज्यादा है तो इसका बिखराव कम होगा, ये दूर तक दिखाई देगा या दूर से दिखाई देगा। क्या होगा, दूर से दिखाई देगा। इसीलिए खतरे के लिए हम क्या करते हैं, लाल रंग का ही प्रयोग करते हैं। ऐसे ही प्रकीर्णन से संबंधित हमारे पास जो बातें थी वो है। अब आप इसी प्रकीर्णन के अंतर्गत एक बात है रमन प्रभाव, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हाई स्कूल इंटर में कहीं भी नहीं है रमन प्रभाव, लेकिन अब आप इसे पहले रमन प्रभाव जान लो क्या है। रमन प्रभाव ये भारतीय भौतिक शास्त्री वैज्ञानिक सीवी रमन के नाम से है, उन्होंने ये खोजा था। क्या उन्होंने कहा कि जब, अब आपको थोड़ा सा बता दें, श्वेत प्रकाश में कितने रंग हैं, 7 रंग हैं। तो बच्चों श्वेत प्रकाश बहुवर्णी है, कई रंग हैं, और आपके पास है एक वर्णी प्रकाश। एक वर्णी प्रकाश का मतलब है उसमें तरंग दैर्घ्य एक ही रंग हो। लेजर प्रकाश को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, लेजर प्रकाश को एक वर्णी प्रकाश होता है, लेजर प्रकाश एक वर्णी प्रकाश होता है, उसमें एक ही तरंग दैर्घ्य होती है। तो यहां पर रमन प्रभाव का ध्यान दीजिएगा कि जब कोई एक वर्णी प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम चाहे वो ठोस, द्रव, गैस, कोई भी हो। रमन ने द्रव पर बात किया था, द्रव पर पहले खोजा था। ठोस, द्रव, गैस से क्या होता है, गुजरता है, तो उसके स्वभाव व प्रकृति में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। स्वभाव व प्रकृति में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब कोई एक वर्णी प्रकाश, जब क्या होता है, एक वर्णी प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम ठोस, द्रव, गैस से गुजरता है तो उसके स्वभाव और प्रकृति में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, यानी जो निर्गत प्रकाश होगा, प्लीज, निर्गत प्रकाश होगा, उसकी आवृत्ति में परिवर्तन हो जाएगा। इसे प्रकीर्णन को क्या बोलेंगे, रमन प्रकीर्णन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रमन प्रकीर्णन। जैसे प्रकीर्णन वहां पर श्वेत प्रकाश का होता था, ऐसे यहां पर देखिए एक वर्णी प्रकाश किसी माध्यम से गुजरेगा तो माध्यम के कण क्या करेंगे, उसे ऑब्जॉर्व करेंगे, और जो निर्गत प्रकाश होगा उसके स्वभाव और प्रकृति में परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन यहां पर स्वभाव और प्रकृति का सेंस है कि उसकी आवृत्ति में परिवर्तन हो जाएगा। अब आप प्रश्न करेंगे ऐसा क्यों, तो यहां पर फोटॉन सिद्धांत की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, फोटॉन सिद्धांत की। जब कोई एक वर्णी प्रकाश किसी माध्यम से ठोस, द्रव, गैस से गुजरेगा, यानी फोटॉन गुजरेगा, तो फोटॉन क्या होगा, माध्यम के कणों द्वारा एब्जॉर्ब करके जब बिखरेगा, प्रकीर्णित होगा, तो प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति में परिवर्तन होगा। यहां पर बताना जरूरी है कि जो फोटॉन है उसकी माध्यम के कणों से, ध्यान देना, माध्यम के कण कौन है, वो ठोस के, पारदर्शी हो, द्रव, गैस किसी के हो, माध्यम के कणों से टक्कर होती है। तो फोटॉन और माध्यम के कणों की टक्कर दो प्रकार की हो सकती है, एक प्रत्यास्थ टक्कर और एक अप्रत्यास्थ टक्कर। थोड़ा सा हाई स्कूल वालों के लिए बड़ा बन जाएगा, बट ध्यान दें, प्रत्यास्थ टक्कर में ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता है, ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता है। जब ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता है तो प्रकाश के ऊर्जा, जो निर्गत प्रकाश है उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और इस समय जो प्रकीर्णन होता है उसे हम रैले प्रकीर्णन के नाम से जानते हैं।
किसके नाम से? रैले प्रक्रिया। अप्रत्यास्थ में ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। अब पहला शर्त है, मान लीजिए ऊर्जा घट जाए, ऊर्जा घट जाए, ऊर्जा घट जाए यानी फोटान की ऊर्जा जब प्रकीर्णित प्रकाश निकले, फोटान की ऊर्जा घट जाए तो क्या हुआ होगा? फोटान ने अपनी ऊर्जा किसे दे दिया? माध्यम के कण, माध्यम के कण। अब यहां पर माध्यम के कण को दे देगा तो ऊर्जा घट जाएगी। इस समय स्पेक्ट्रम में जो रेखाएं मिलेंगी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उन्हें स्टोक रेखाएं कहेंगे। आइए अब बात करें, ऊर्जा बढ़ जाए, भाई आदान प्रदान में यह भी तो हो सकता है, ऊर्जा बढ़ जाए तो बढ़ जाएगा तो फोटान क्या करेगा? माध्यम के कणों से ऊर्जा ले लेगा। इस समय स्पेक्ट्रम की जो रेखाएं बनेंगी वो क्या बनेंगी? प्रतिष्टोक रेखा। कौन सी रेखा? प्रतिष्टोक रेखा। और यहां पर कौन सी रेखा मिलेगी? स्टोक रेखा। वास्तव में इसकी संभावना बहुत कम होती है कि माध्यम के कणों से ऊर्जा फोटान को मिल जाए, इसलिए इसकी तीव्रता बहुत ही कम होती है, जबकि इसकी स्टोक रेखा की तीव्रता क्या होती है? अधिक होती है। तो यहां पर बताना जरूरी है कि जब कोई एक वर्णी प्रकाश, बहुत आसान सी परिभाषा है, किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो माध्यम के कणों द्वारा, माध्यम के कणों द्वारा उस एक वर्णी प्रकाश की स्वभाव और प्रकृति में परिवर्तन हो जाता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? रमन प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? रमन प्रभाव कहते हैं। आइए इस प्रकीर्णन से संबंधित एक चीज आपके पास और भी है, टिंडल प्रभाव के बारे में आपने नाम से सुना होगा। किसके बारे में नाम सुना होगा आपने? टिंडल प्रभाव। थोड़ा छोटा छोटा बताया जा रहा है, बहुत बड़ा नहीं बताया जा रहा है, बहुत आसान से। टिंडल इफेक्ट क्या है? टिंडल इफेक्ट ये क्या है भैया? जब कोई भी हम सभी लोग जानते हैं टिंडल प्रभाव क्या है। जब आप सभी लोग जानते हैं कि कोई प्रकाश क्या होता है, किसी धूल के माध्यम से, किससे गुजरे? किसी कोलाइडी माध्यम से गुजरे, यानी प्रकाश क्या होता है? कोलाइडी माध्यम से गुजरे। ध्यान दीजिएगा, कोलाइडी माध्यम से गुजरे तो क्या होता है? तो उसका भी क्या होता है? प्रकीर्णन होता है, उसका मार्ग दिखाई देता है, प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, टिंडल इफेक्ट यही है। प्रकाश जब कोलाइडी माध्यम से गुजरे, कोलाइडी माध्यम क्या है? धूल, धुआं, धूल धुआं के माध्यम से गुजरे तो क्या होता है? प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपके पास बहुत सारे हैं। अभी यदि कहीं किसी कमरे में एक छोटा सा छिद्र हो, उससे प्रकाश गुजर रहा हो, तो आप देखेंगे कमरे में धूल के कण चमकते हुए आपको दिखाई देंगे। ये क्या है? ये टिंडल प्रभाव क्या है? अभी इस कमरे में आप बात करें, मैं पढ़ा रहा हूं, यहां पर हमको लाइट भले ही है लेकिन हमको धूल के कण दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन अभी ये कमरा पूरा पैक्ड होता, एक छिद्र से प्रकाश इसमें एंट्री करता तो यहां पर धूल के कण आपको चमकते हुए दिखाई देंगे। किसी जंगलों के झुरमुट में, जंगल के वितान में भी देखेंगे तो वहां पर भी टिंडल इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। सनलाइट में धूल के कण, कोहरे के कण, कुहासे के कण चमकते हुए दिखाई देंगे। सारी टिंडल इफेक्ट क्या है? टिंडल इफेक्ट जब प्रकाश किसी कोलाइडी माध्यम से गुजरता है तो प्रकाश प्रकीर्णित होता है और उसके मार्ग में आने वाले कण क्या होते हैं? दृश्यमान हो जाते हैं। यानी जो प्रकाश प्रकीर्णित हुआ, मार्ग में जो कोलाइडी माध्यम के जो कण हैं वो हमको क्या होते हैं? दिखाई देते हैं। दैट इज इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट। पुनः एक बार फिर से, जब प्रकाश किसी कोलाइडी माध्यम से गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है, उस मार्ग में जो भी धूल के कण हमें दिखाई पड़ेंगे, जो भी धूल के कण होंगे वो प्रकाशमान हो जाएंगे। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। आइए अगली कुछ बातें आपके पास है। प्रकीर्णन की बात खत्म हुई, अब बात करते हैं इंद्रधनुष। ये बड़ी सूर्य के प्रकाश की प्राकृतिक घटना है, रेनबो। आपने पढ़ा है, आप जानते होंगे रेनबो क्या है, व्हाट इज द रेनबो। यहां पर रेनबो जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। इंद्रधनुष क्या है? आपने देखा होगा, वर्षा होने वाली हो या वर्षा हो चुकी हो
और आसमान में सूर्य मौजूद हो रही हो तभी हो जाएगा। बस शर्त इसकी दो बातें हैं। तो हमको इस प्रकार का एक कलर्ड वो दिखाई पड़ता है, ये पृथ्वी की वक्रता के कारण है, एक धनुष टाइप का दिखाई पड़ता है और इसके कलर विबग्योर के क्रम में अरेंज होते हैं। किसके क्रम में अरेंज होते हैं? विबग्योर के क्रम में। इसी को हम इंद्रधनुष कहते हैं। क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। प्लीज, बरसात के समय सूर्य की मौजूदगी हो, उस समय आसमान में, ये वर्षा के पूर्व में भी हो सकता है, वर्षा के बाद में हो सकता है। एनवायरमेंट में क्या होनी चाहिए? नमी पर्याप्त होनी चाहिए। क्या होता है? सूर्य के अपोजिट साइड में इस प्रकार का एक बो टाइप का, रेनबो टाइप का दिखाई पड़ता है, धनुष टाइप का दिखाई पड़ता है, उसी को इंद्रधनुष कहते हैं। खास बात है इसमें कलर विबग्योर के क्रम में व्यवस्थित होते हैं। आइए बात करते हैं इंद्रधनुष बनने के लिए दो शर्तें हैं। क्या शर्तें हों? पहली बात, सूर्य की दिशा वर्षा के विपरीत हो। इंद्रधनुष बनने की हमारे पास दो शर्तें हैं। सूर्य की दिशा वर्षा के विपरीत हो। दूसरा, प्रेक्षक जो देख रहा हो, प्रेक्षक की पीठ सूर्य की ओर हो, सूर्य की ओर। यानी मान लीजिए कि सूर्य आपका पूरब में है, इस समय सूर्य आपका कहां है? पूरब में। तो रेनबो आपके पास किधर बनेगा? पश्चिम में, पश्चिम, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण में बनेगा। यानी वर्षा के सूर्य के अपोजिट साइड में ही रेनबो बनेगा। यानी दो बातें हो, प्रेक्षक की पीठ सूर्य की ओर हो और सूर्य की दिशा वर्षा के क्या हो? सूर्य की दिशा के विपरीत दिशा में वर्षा हो रही हो या वर्षा के विपरीत दिशा में। आई इंद्रधनुष 7 कलर का कॉम्बिनेशन है। ये इंद्रधनुष हमारे पास दो प्रकार का है। एक प्राथमिक इंद्रधनुष और एक है आपके पास द्वितीयक इंद्रधनुष। आपसे मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इंद्रधनुष किस घटना का परिणाम? आवर्तन और परिक्षेपण का संयुक्त परिणाम है। किसका परिणाम है? अपवर्तन, परावर्तन और परिक्षेपण का संयुक्त परिणाम है। चलिए देखते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष क्या है। प्राथमिक इंद्रधनुष, मान लीजिए कि ये कोई वर्षा की एक बूंद है और इस पर सनलाइट पड़ रही है। तो यहाँ पर आपको बताना जरूरी है, ये रे ऑफ लाइट जो कि श्वेत प्रकाश जा रहा है, यहां से प्रकाश का क्या होगा? अपवर्तन होगा। क्या होगा? अपवर्तन होगा। आप जानते हैं कि इस प्रकार ये रे ऑफ लाइट में ये आपके पास बैगनी और ये आपके पास रेड। यहां पर इसका क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन या आंतरिक परावर्तन होगा। आंतरिक परावर्तन होने के बाद में आप क्या देखेंगे कि ये रे ऑफ लाइट आपकी इस प्रकार हो जाएंगी। तो यहां पर आप देख रहे थे कि रेड आपके पास था प्लीज, और ये आपके पास क्या था? बैगनी था। यही रे ऑफ लाइट आपके पास पड़ेगी रेड और बैगनी। किसकी पड़ेगी? रेड और बैगनी। तो आपको थोड़ा ध्यान देना जरूरी है कि जब रेड और बैगनी की लाइट, प्लीज एक बार फिर से देख लेते थे कि जब प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है हमारे पास, ये कोई सूर्य की किरण जाएगी, ये देखिएगा श्वेत प्रकाश गया यहां से, यहां पर आप दो भागों में से बांट सकते हैं चाहे तो। नीचे वाला क्या है? बैगनी है और ऊपर वाला क्या है? रेड है। तो रेड और बैगनी ये आपके पास है। फिर इनका क्या होगा? इनका क्या होगा? इनका परावर्तन होगा। क्या होगा? इनका परावर्तन होगा। अब रेड लाइट देखिएगा, ये बनेगी। बैगनी लाइट देखिएगा, ये बनेगी। तो ये आप देखिएगा यहां पर रेड लाइट क्या होगी? या लाल प्रकाश क्या होगा? नीचे होगा और बैगनी प्रकाश क्या होगा? ऊपर। प्लीज, सूर्य का श्वेत प्रकाश जब किसी वर्षा की बूंद पर गिरता है, वर्षा की बूंद पर गिरता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कुछ किताबों में यहां से परिक्षेपण दिखाया गया, कुछ किताबों में बाहर परिक्षेपण दिखाया गया। घबराने की कोई बात नहीं है। श्वेत प्रकाश वर्षा की बूंद में एंट्री करेगा तो वह अपने अवयवी रंगों में अपर लाइन रेड,
लोअर लाइन बैगनी, इसके बाद आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से कोई प्रेक्षक देखेगा तो जो रेनबो बन रहा है उसका निचला हिस्सा क्या है, रेड कलर का, और ऊपरी हिस्सा बैगनी। वास्तव में सातों कलर दिखाई, ग्रीन तक दिखाई पड़ता है आपको, तो यहाँ पर ब्लू तक दिखाई पड़ता है, तो आप घबराएंगे नहीं। इसको हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष। यहाँ पर एक बार क्या बना, अपवर्तन, यहाँ पर क्या बना, आंतरिक परावर्तन। देखिएगा ये परावर्तन हुआ, यहाँ पर आंतरिक परावर्तन। पुनः क्या हुआ आप देखेंगे तो फिर क्या हुआ, अपवर्तन। क्या हुआ, अपवर्तन। तो अपवर्तन हुआ, आंतरिक परावर्तन हुआ, और अपने रंगों में बटा तो क्या बना, परिक्षेपण। क्या बना, परिक्षेपण। ध्यान देना जरूरी है। प्राथमिक इंद्रधनुष तब बनता है जब बूंद के भीतर एक बार परावर्तन होता है। कितनी बार परावर्तन होता है, एक बार परावर्तन हो तो प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। अब मान लीजिए कि द्वितीयक इंद्रधनुष कैसे बनता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। द्वितीयक इंद्रधनुष तब बनता है जैसे यहाँ पर रे ऑफ लाइट गई, अब ये इसके बाद में फिर पुनः क्या होगा, फिर पुनः देखिए यहाँ पर आंतरिक परावर्तन हुआ, यहां पर दोबारा आंतरिक परावर्तन होगा। अब इसके बाद में जो रे ऑफ लाइट होगी तो यहां पर रे ऑफ लाइट की दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ये आपका बैगनी होगा और ये आपका क्या होगा, रेड होगा। श्वेत प्रकाश, जब श्वेत प्रकाश एंट्री करेगा किसी बूंद के भीतर, दो बार परावर्तन हो, प्लीज बहुत अच्छा वर्क है, दो बार परावर्तन हो और दो बार अपवर्तन हो, परिक्षेपण हो, तो क्या बनता है, द्वितीयक इंद्रधनुष। ध्यान दीजिएगा, इंद्रधनुष क्या है, प्रकाश के 7 रंगों का स्पेक्ट्रम है, क्रमित व्यू है। इसकी शर्त है सूर्य की दिशा और वर्षा की दिशा अपोजिट हो, प्रेक्षक की पीठ सूर्य के ओर हो। इंद्रधनुष 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष। इंद्रधनुष प्रकाश के अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन व परिक्षेपण का परिणाम है। जब एक बार आंतरिक परावर्तन होता है तो आपको प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। ये ज्यादा चमकीला होता है। क्या होता है, ये क्या होता है, अधिक चमकीला होता है। और जो द्वितीयक इंद्रधनुष होता है वो कम चमकीला होता है। क्या होता है, कम चमकीला होता है। बड़ी बात है, द्वितीयक इंद्रधनुष में 2 बार परावर्तन होता है। क्या होता है, 2 बार परावर्तन होता है। फिर से आप ध्यान दीजिएगा कि प्राथमिक इंद्रधनुष अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन और परिक्षेपण का परिणाम है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष अपवर्तन, 2 बार आंतरिक परावर्तन और परिक्षेपण का परिणाम। एक चीज आपके पास अपवर्तन से संबंधित और चीज रह गई है, तारों का टिमटिमाना। ये बहुत अच्छा वर्क है, तारों का टिमटिमाना। यानी रात में हम देखते हैं तो हमको तारा कभी तेज दिखाई देता है, कभी धूमिल दिखाई देता है, कभी ऊपर कभी नीचे। ये तारों का टिमटिमाना क्या है, वायुमंडल से आने वाला, कौन प्रकाश आ रहा है, तारे से आने वाले प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आप जानते हो वायुमंडल की स्थिति बदलती रहती है, इसलिए तारा हमको ऊपर नीचे होता दिखाई देता है। तारे की जो आभासी स्थिति है वो वास्तविक स्थिति से थोड़ा सा ऊपर होती है। अब आप कहेंगे क्यों, जब आप वायुमंडल जाएंगे तो वायुमंडल का ऊपरी हिस्सा क्या है, विरल, और निचला हिस्सा क्या है, सघन। यानी किसी तारे से आने वाला प्रकाश, किसी तारे से आने वाला प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आता है। इसलिए क्या होगा, अविलंब की ओर झुकता जाएगा और तारे का जो आभासी स्थिति होगी वो वास्तविक स्थिति से थोड़ा सा क्या होगी, ऊपर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तारों का टिमटिमाना। तारे की वास्तविक स्थिति नीचे होती है, जबकि आभासी स्थिति में वो हमको थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। वायुमंडल की डेंसिटी में परिवर्तन होता रहता है, इसलिए उसकी तीव्रता में हमें परिवर्तन दिखाई देता है। एक और भी प्रश्न हमारे पास है कि क्या ग्रह भी टिमटिमाते हैं, तो इसका उत्तर नहीं। ग्रह तारों की तुलना में बहुत कम दूरी पर है, इसलिए ग्रह हमारे टिमटिमाते नहीं। थैंक यू आप लोगों को।